ओके बच्चों, आज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम सब देखे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताया गया है कि वो स्कूल लाइफ में कैसा था, उसको रूल रेगुलेशन कैसे नापसंद था। बाद में उसके माँ का दिया हुआ एक वायोलिन जो एमेच्योर वायोलिनिस्ट बन जाते हैं, और वो पूरी जिंदगी भर उस वायोलिन को बजाता था, मतलब उस स्किल को जो है वो डेवलप करता रहा। तो ऐसा नहीं है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खराब स्टूडेंट थे, लेकिन उसको क्या था, उसको बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन ये सब उसको अच्छा नहीं लगता था। तो उसके बाद जब 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन इतना उसको बुरा लगता है वो नियम कानून, तो स्कूल ही छोड़ देते हैं। उसके बाद वो दूसरे स्कूल में जाते हैं, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में। तो जहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छा था, मतलब उतना नियम कानून नहीं था म्यूनिक की तरह। तो देयर ही मेट मिलीविया मैरिक, वहाँ पे मिलीविया मैरिक के साथ मेट होता है, जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन दोनों का माइंड सेट एकदम सेम था, सेम जैसा था। तो इसी वजह से दे ऑल्सो एक्सचेंज लेटर्स, और उसको लेटर्स कैसे लिखता था ना, साइंस के साथ अपने फीलिंग्स को ऐड करके, मतलब दोनों को जोड़ के। तो अब उसके देखो, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो ये हम सब प्रीवियस ऑडियो में देखे हैं कि उसके बाद 1900 में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, वो प्राइवेट लेसन्स देते हैं एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब इन 1902। और 1902 में उसको एक जॉब मिलता है, कैसे ना, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बार्न। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, वाइल ही वाज सपोज टू बी एसेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब वो क्या करता था, उसका काम क्या था ना, एसेस करना, मतलब दूसरों को सपोर्ट देना, मतलब दूसरों को सारी चीजें, मतलब एज ए असिस्टेंट के तौर पे। वाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, दूसरे पीपल की जो इन्वेंशंस, मतलब बाकी लोग जो इन्वेंशन में लगे हुए थे, उनको वो एसेस करने के साथ साथ क्या कर रहे थे, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। लेकिन वो एज ए असिस्टेंट के तौर पे काम तो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली क्या था, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन वो अपने ही, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, अपनी जो आइडिया है वो अंदर ही अंदर, मतलब सबसे, सबके नजर से छुप के वो क्या कर रहा था, अपनी जो आइडियाज है उसको डेवलप कर रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर at work the at work the Bureau of Theoretical Physics, the Bureau of Theoretical Physics। तो he is said to have jokingly called his desk drawer, तो वो हमेशा क्या कहते थे जोकिंगली के डेस्क ड्रॉयर को, के एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स ये कहते थे। अब ब्यूरो मतलब तुम सब जानते हो, मतलब ब्यूरो का मतलब होता है एक ऑफिस। ठीक है, एक ऐसा ऑफिस ना, थियोरेटिकल फिजिक्स के, थियोरेटिकल फिजिक्स के ऑफिस ये मतलब कहते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब तुम सब ऑलरेडी जानते हो कि एक उसका फेमस पेपर जो है, मतलब जब वो एक आर्टिकल पब्लिश किया था, कौन सी टाइम पे ना, 1905 में जब उसका पेपर पब्लिश हुआ, वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें क्या था ना, उसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया गया था, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो उसके मुताबिक क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ये दोनों चीजें जो है एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम और डिस्टेंस दोनों एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अगर तुम सोचोगे, इसके एक एग्जांपल भी दिया है, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। तुम सब शायद देखेंगे, उसके बावजूद टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो परफेक्टली एक्यूरेट मतलब जो दोनों घड़ी जो एकदम परफेक्ट टाइम देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट का जो मतलब है यहाँ पे दिया हुआ है, मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, मतलब एकदम सॉलिड नहीं है ये। मेजर्ड इन इटसेल्फ मतलब वो अपने आप में मेजर्ड नहीं होते हैं, मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, मतलब किसी और चीज से उसको मतलब नहीं, ऐसा टाइम और डिस्टेंस नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं ना, इफ टू क्लॉक्स, टू परफेक्टली
द टू क्लॉक्स विच शोन द टाइम परफेक्टली, एकदम परफेक्ट टाइम शो करते हैं, बट फिर भी क्या होता है, अगर दोनों को, अगर टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम नहीं देगा, अगर कब ना, इफ दे कम टुगेदर अगेन, अगर इफ दे कम टुगेदर अगेन मतलब आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, अगर दोनों को फिर से एक जगह पे लाया जाए, अगेन आफ्टर ए जर्नी. So two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. After a journey means if the two clocks will go to a journey, मतलब अगर उन दोनों को क्लॉक्स को दो तरफ अगर जर्नी में ले जाया जाए, और साथ ही क्या होगा ना, फिर से अगर उन दोनों को जब एक जगह पे लाया जाएगा तब वो एक टाइम नहीं दिखाएगा, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, मतलब ऑन द कंट्री टू अदर, मतलब एक क्लॉक को ज्यादा तेजी से मूव करवाना होगा दूसरे से. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और यही जो थियोरी है, फ्रॉम दिस मतलब ये जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी उसने पब्लिश किए थे, इसी वजह से क्या हुआ था, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, वर्ल्ड के जो सबसे मोस्ट फेमस फॉर्मूला है, व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड एनर्जी, मैस एंड एनर्जी के ऊपर जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं, ये जो थ्योरी है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. तो ये जो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, मतलब एनर्जी m फॉर मैस एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम. तो ये जो तुम ऑलरेडी ये सब तुम फिजिक्स में पढ़ते हो. तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहा गया एक एग्जाम्पल है. दिस इज वन ऑफ द फनीएस्ट, थोड़ा फनी भी है एंड साथ में तुम्हें समझने में, अंडरस्टैंडिंग में मतलब आसान होगा. उनका कहना है कि व्हेन यू सीट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours, व्हेन यू सीट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours, it seems like 2 minutes. So it indicates that suppose you are sitting in a coffee bar with a nice girl, then you will not find out, मतलब you will find out that the time passes soon, टाइम बहुत जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला. बट व्हेन यू सीट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, मतलब अगर तुमको एक हॉट स्टोव के ऊपर 2 मिनट के लिए बैठा दिया जाए, इट सीम्स लाइक 2 hours, ये तुम्हें कैसा लगे, कैसा फील होगा, यू विल फील दैट इट्स 2 hours ऑलरेडी ओवर हो गए, बट ऑलरेडी 2 मिनट भी नहीं हुआ. तो दैट्स द रिलेटिविटी. तो यही रिलेटिविटी है, मतलब समझ में आया, मतलब इट्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट एक्चुअल टाइम के ऊपर नहीं है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा टाइम बीत रहा है. सपोज मैं तुम्हें यहाँ पे एक और आसान एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज ऑन द डे ऑफ योर रिजल्ट अनाउंसमेंट, ऑन द डे ऑफ योर रिजल्ट अनाउंसमेंट, मान के चलो अभी जब बोर्ड का एग्जाम होगा या फिर तुम्हारा एग्जाम होगा, सपोज इट इज डिक्लेयर दैट एट 10 AM योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड. तो यू विल फाइंड आउट दैट कि 10 AM 9 बजे से 10 बजे तक तुम्हें लगेगा, इफ यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट इट इज ऑलमोस्ट 24 hours ओवर. तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिविटी. While Einstein was solving the most difficult problem, अब देखो, while Einstein, जब आइंस्टाइन क्या कर रहा था, was solving the most difficult problems in physics, जब फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, his private light was unraveling. So unraveling means होता है मतलब जो प्रॉब्लम से भरा हुआ, मतलब for lots of problem are there. जैसे यहाँ पे दिया है starting to fall, तो his private life was unraveling, मतलब his private life was totally मतलब going to shattered. तो एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज. तो एल्बर्ट ने क्या था, एल्बर्ट हैड डिसाइडेड टू मैरी मिलीवा, यू नो द क्लासमेट. तो एल्बर्ट डिसाइडेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही. बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, बट एल्बर्ट्स मदर वाज अगेंस्ट इट, मतलब एल्बर्ट्स मदर डिड नॉट वांट दैट Albert's mother did not want that Albert should marry or Albert would marry Mileva को मैरी करे, ये नहीं चाहते थे. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. तो उनका सोच क्या था ना, Albert's mother thought that Mileva जो था, Mileva was actually 3 years older, 3 साल का बड़ा था आइंस्टाइन से. तो 3 साल का बड़ा था, तो इसीलिए was too old for him. And वैसे ही आज भी तुम देखे होंगे कि कम उम्र, मतलब लड़कों का ही उम्र ज्यादा होता है. तो दैट्स वाई इवन द मिलीवा जो था, मिलीवा वाज
3 years older than Einstein. So that's why his mother, Einstein's mother, was not agree with this marriage. So she was also bothered by Mileva's intelligence, and at the same time Albert Einstein's mother was also bothered, means worried about मिलेवा's इंटेलिजेंस. मिलेवा की जो इंटेलिजेंस था, मतलब दोनों ही इंटेलिजेंट है. तो सी इज ए बुक लाइक यू. उनका कहना क्या था ना, सी इज ए बुक लाइक यू, मतलब वो जो था, मिलेवा जो था, वो एक तुम्हारे लिए एक बुक के जैसा है. हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ मीन्स स्टॉप द वेडिंग. तो सी इज ए बुक लाइक यू, मतलब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि सी इज ए जेरोक्स कॉपी, मतलब बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, दोनों की सेम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी था. तो इसी वजह से कह रहा है कि वन डे यू बोथ विल क्लैश विद ईच अदर. तो इसी वजह से आइंस्टाइन्स मदर आस्क्ड हिम टू पुट द वेडिंग ऑफ, बट द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. लेकिन वो दोनों नहीं सुने. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सॉन्स, 2 बेटे भी है, 2 सॉन्स. बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. लेकिन कुछ साल के बाद द मैरिज फॉल्टर्ड. फॉल्टर्ड मीन्स दे गॉट सेपरेटेड. ठीक है, बिकम वीक. यहाँ पे सेपरेट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे वीक दिए है. फॉल्टर्ड मतलब द एक्चुअल रिलेशनशिप टोटली सैटर्ड. मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. बहुत ही जल्दी आफ्टर मैरिज मिलेवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मतलब because of when she involved in lots of work and after looking after his children. तो मिलेवा क्या होता है, धीरे धीरे अपनी जो एम्बिशन है वो एम्बिशन खो जाते हैं. and becoming an unhappy housewife. and अब मान के चलो, सपोज you are cherishing an ambition from your childhood and one day it will totally shatter, then automatically you will feel depressed. तो आफ्टर years of constant fighting, और कुछ साल का बहुत फाइटिंग होने के बाद, आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग मतलब रेगुलर झगड़ा, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. तो एट लास्ट क्या होता है, दे सेपरेटेड इन 1919. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. एंड उसके बाद क्या होता है ना, आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. उसी साल 1919 में ही आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन, उसका नाम क्या था ना, एल्सा. द सेम ईयर मीन्स 1919 को. अब आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम. अब आइंस्टाइन्स के जो न्यू पर्सनल चैप्टर मीन्स अब उसकी जो लाइफ के जो एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, कंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, मतलब अब उसकी लाइफ में एक वर्ल्ड फेम आता है. मतलब द वर्ल्ड स्टार्ट, ही वाज टोटली रिनाउंड इन द वर्ल्ड. हिज नेम वाज पॉपुलर इन द वर्ल्ड. उसकी नेम जो है वो वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया धीरे धीरे. इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. जो उसके बाद क्या करते हैं ना, he had published his general theory of relativity. तो उसकी जो जनरल theory of relativity है उसको पब्लिश कर देता है, which provided a new interpretation of gravity. न्यू इंटरप्रिटेशन मतलब न्यू रूल, एक नया नियम दिखा देता है लोगों के सामने अब ग्रेविटी के ऊपर. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और उसके बाद एन एक्लिप्स हुआ था. ठीक है, और एक्लिप्स ऑफ द सन मतलब एक्लिप्स क्या है ना, सूर्य ग्रहण. एक सूर्य ग्रहण के दिन क्या हुआ था 1919 में, ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और ये एकदम प्रूव कर दिया कि आइंस्टाइन्स थ्योरी वाज एक्यूरेट. तो ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.